keeping quiet is concerned, this is all about introspection, meditation and introspection. Actually, the poet asks the readers to count 12, जो कि फर्स्ट स्टेजा में ही इस चीज की चर्चा किया है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, 12 तक गिनेंगे. नॉर्मली जब हमें गुस्सा आता है या कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है, तो अगर हम अपने फिस्ट को, मुट्ठी को बंद कर दें और काउंट करें इस तरह से, तो हम देखेंगे कि ये गुस्सा थोड़े समय बाद खत्म हो जाता है. तो वही काउंट 12 को काउंट, और 12 की और भी अपनी मीनिंग हो सकती है. ये जो एक्सप्रेशन है, कमेंसेस द सेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेशन का ये सेशन है कि व्हेन स्ट्रेस्ड आउट और इन डायलेमा, द बेस्ट एक्सरसाइज क्या है हमारा, कि चुप चुप हो जाए, शांत हो जाए. कोशिश करें कि हम 12 तक गिनती गिन लें. निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा. हम देखेंगे कि काफी फर्क पड़ेगा हमारे उस एटीट्यूड में. हमारी जो सोच थी गुस्से वाला, जो हमारा एटीट्यूड था या टाइमिंग था, वो शायद समाप्त हो जाएगा. बिकॉज वी विल बी इन मेडिटेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ काउंटिंग 12. हम उस दौरान में मेडिटेशन के पीरियड में आ जाएंगे. और अगर ये बड़े स्तर पे, ये तो हुआ कि हमारे छोटे स्तर पे जो हमारे लिए कितना लाभदायक हो सकता है, लेकिन एक बड़े स्तर पर भी इसको हम देख सकते हैं कि हमारे लिए काम का साबित हो सकता है. पूरे विश्व के स्तर पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम देखें, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. देखिए, हम अलग अलग लैंग्वेज जब बोलते हैं, बोलने के कारण ही सभी प्रॉब्लम की जड़ बोलना ही है. अगर हम काउंटर करते हैं, बोलकर किसी चीज का काउंटर करते हैं, अगर हम अच्छी चीज के लिए बोलते हैं, देन इट्स ओके. अदरवाइज अगर हम काउंटर करने के लिए, यानी किसी की बात को काटने के लिए, किसी के बात को अपोज करने के लिए अगर हम यूज करते हैं इसका, तो ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं होता है. तो किसी भी लैंग्वेज में हम नहीं बोलें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकें, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने आर्म्स को भी हम ना घुमाएं. ये आर्म्स का यहाँ पर प्रयोग जो है सो पन के रूप में किया गया है. आर्म्स दो अर्थ में प्रयोग किया गया है. एक का तो प्रयोग जो हमारा हैंड्स है उसका सेंस है, और दूसरा आर्म्स जो है वेपन्स के लिए यूज किया गया है. तो ये पन है, यहाँ पर पन फिगर ऑफ स्पीच है. दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. अगर हमें लड़ना होता है तो इन दोनों का प्रयोग करते हैं, और दोनों ही डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है. लड़ाई के लिए हाथों का प्रयोग किया गया तो भी ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, और आर्म्स का अगर हम ज्यादा प्रयोग करते हैं तो ये भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है. तो ये कहता है कि मैन एक्चुअली क्या है, मैन इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन डूइंग. मैन इज द विक्टिम ऑफ हिज ओन डूइंग, यानी खुद के किए हुए कार्य का ये शिकार है. मच ऑफ द अनरेस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जितना भी अनरेस्ट हमारे अर्थ पर है, इज अ रिजल्ट ऑफ मैंस ऑन डूइंग. खुद के उसके जो प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड जिसको वो कह रहा है, जो प्रोग्रेस वो कह रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर अकरिंग. इट इज फॉर सम टाइम मेन्स एक्टिविटीज कैन कम टू. तो मैन की जो एक्टिविटीज है उसको स्टैंड स्टिल में लाया जाए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेडिटेशन. वो जब स्टैंड स्टिल हो जाएगा और मैन स्टॉप्स मूविंग हिज आर्म्स टू मच, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ये दोनों ही चीजों का अर्थ देखिए, दोनों चीजों को अगर वो प्रयोग कम करेगा, स्टैंड स्टिल में आ जाएगा, तो क्या होगी, शांति होगी, पीस होगी, ट्रांकुलिटी होगी इस अर्थ पे. और पीस हो, ट्रांकुलिटी हो अगर अर्थ पे, तो फिर क्या कहने हैं, क्या दिक्कत है फिर. इसलिए कहता है पोएट, मना करता है कि द पोएट आस्क्ड द रीडर्स टू काउंट 12 एज अ बिगिनर to an exercise of meditation and then ask them to sit still. बैठने के लिए कहता है चुपचाप. He implores them not to speak in any language, किसी लैंग्वेज में नहीं बोलने के लिए, and for sometimes not involve themselves in any movement, किसी भी तरह के मूवमेंट में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कहता है. और ये जो ऐसा जब सिचुएशन होगा, तो दिस विल बी द सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम साइलेंस. और एक्सट्रीम साइलेंस की सिचुएशन जो होगी, दैट विल बी सर्टेनली एक्सोटिक.
इसलिए आगे कहता है, आगे के स्टेंजा में पोएट कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस विदाउट इंजन्स। किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होगा। ये सिंबॉलिक है, ये विदाउट रस विदाउट इंजन यहां पर जो है वो सिंबल है इस चीज का कि मॉडर्न लाइफ की जो भी हवा है, जो भी प्रॉब्लम्स है जिसमें हम अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रखे हैं, चैन नहीं है, हम बेचैनी की जिंदगी जो जी रहे हैं, विदाउट नोइंग वेयर वी हैव टू गो। एक मैड रेस चल रहा है, एक रैट रेस चल रहा है जिसके पीछे पीछे हम भागते जा रहे हैं। मंजिल कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, नोबडी नोस। तो इस हवा से छुटकारा मिलेगा कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव हो गया है, एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव। हम एडवांसमेंट कहते हैं लेकिन एक रैट रेस है जिसमें दूसरे को आउटसाइन करने की, यह है दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। एवरीबडी वांट्स टू गो अहेड, सब बाहर, सब आगे भागना चाह रहा है बिना जाने हुए कि आखिर पहुंचेंगे कहां, ये लाइफ कहां ले जाएगी। लेकिन लाइफ में पीस तभी आ सकती है जब हम अपने आप को समझेंगे, अपने आप को हम कहीं ना कहीं रोकेंगे। इसलिए कहता है कि विदाउट रस विदाउट इंजन, वो जो पल होगा, वो पल कौन सा होगा, वो जब हम 12 गिनेंगे, जब हमारा वो इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा, जब हम बैठेंगे और कुछ ध्यान लगाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन और री इंट्रोस्पेक्शन का जो पल होगा, मेडिटेशन का पल होगा, वो एक्सोटिक मोमेंट होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इस सडननेस से मतलब एक प्रकार का जो संबंध ये हो जाएगा कि पूरे विश्व के लोग एक दूसरे को महसूस करेंगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। यही है सडन स्ट्रेंजनेस। ये जो एक्सोटिक मोमेंट होगा, ये जो अद्भुत पल होगा, अद्भुत क्षण होगा, वो इंट्रोस्पेक्शन का जो क्षण होगा, वो सडन और स्ट्रेंज फीलिंग देगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का फीलिंग आएगी उसमें। और ये जो फीलिंग होगी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की और टुगेदरनेस की, आपस में जो हम एक दूसरे को महसूस करेंगे कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड जो हम महसूस करेंगे, वो बहुत ही नयापन वाला होगा और इनएक्सप्लिकेबल होगा। इनएक्सप्लिकेबल, एक्सप्लेन नहीं करने योग्य है, ये महसूस करने योग्य है। ये हमको, आपको, सबको महसूस करेंगे उस पल को, और वो अद्भुत पल होगा, स्ट्रेंज होगा। और उस एक्सोटिक मोमेंट को आदमी कैसे एक्सपीरियंस कर सकता है, तो इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू। क्योंकि हम सारे डिफरेंसेस उस समय में भूल जाएंगे। ये हम भूल जाएंगे कि कोई किस जाति का है, कोई किस उम्र का है, कोई किस देश का है, हमारा उससे संबंध क्या है, ये सब हम भूल जाएंगे। दैट टाइम ओनली वी विल कीप इन आवर माइंड कि ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग, ही और सी इज ह्यूमन बीइंग। और हमारा संबंध यही सबसे बड़ा संबंध होगा कि एक ह्यूमन बीइंग वाला संबंध उससे हमारा होगा। हम समझेंगे कि वो हमारा हमारा संबंध जो है सो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हो जाएगा। एक्सोटिक मोमेंट साइलेंस का होगा। वो जो हेक्टिक शेड्यूल है हमारा, उस हेक्टिक शेड्यूल से हम अपने आप को निकाल पाएंगे, अलग रख पाएंगे। आगे स्टेजा में पोएट कहते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ये फिशरमैन शब्द जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग। फिशरमैन का मतलब सिर्फ ये वो नहीं हुआ, साधारण शब्द में अगर हम इसको समझेंगे तो फिशरमैन का यहाँ पर मतलब होगा मछुआरा। लेकिन मछुआरा सिर्फ मछुआरा से नहीं, यहाँ पे मतलब मछुआरे को लेकर है वे सभी लोग जो किसी न किसी प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं नेचर का, प्रकृति का को बुरी तरह से लूट रहे हैं, प्रकृति को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए फिशरमैन यूज किया गया है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी, क्योंकि वो भी जब मेडिटेशन में आ जाएंगे, अगर शब्दों के मीनिंग को समझेंगे तो, कि अगर वो भी फिशरमैन भी अगर मेडिटेशन के सिचुएशन में आ जाएंगे तो वो व्हेल को पकड़ने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं उतरेंगे, कोल्ड सी में नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो आदमी समुद्र के किनारे क्यारियां बनाकर और नमक
सॉल्ट का वो कलेक्शन करता है, यही उसका काम होता है, यही उसका व्यापार होता है। इवन ही फॉरगेट्स कि हाउ हार्म ही हैज डन टू हिज ओन हैंड्स। वो अपने खुद के हाथों को कितना नुकसान पहुंचा चुका है, वो भी वो नहीं देख पा रहा है। तो मैसेज यहां पर ये है, तो मतलब उस पल में कम से कम इतना समय तो वो निकाल पाएगा कि अपने उन हाथों को देख पाएगा जो किस तरह से वो घाव युक्त हो चुका है, किस तरह से वो जो उसका हाथ का सिचुएशन है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट मेंस हैबिट ऑफ बीइंग अप एंड डूइंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स, कि मतलब हम जो है सो एडवांसमेंट के उस अंधे दौर पे भागे जा रहे हैं, अंधे होकर भाग रहे हैं, और इट हैज रिजल्टेड नो गुड फॉर अस। कोई बहुत अच्छा हमारे लिए नहीं किया है। तो ये मैड रेस जो चल रहा है, इस मैड रेस में हम भागे जा रहे हैं, हम अपना केयर भूल गए हैं, कंसर्न भूल गए हैं, अपने लिए तक भूल गए, हम दूसरों की क्या बात करें। हाउ we can talk about others even when we have forgotten to do good for ours even, कि जब हम अपने लिए अच्छा करना भूल गए हैं तो दूसरों के लिए क्या अच्छा कर पाएंगे। तो ये जो इमेज क्रिएट किया है पोएट ने इस स्टेंजा में, वो इमेज ये कहता है कि मैं मनुष्य का जो इंसेसेंट सफरिंग है, लगातार जो मनुष्य तकलीफ में है, परेशानी में है, इस इंसेसेंट सफरिंग से कैसे वो अपने आप को रोकेगा। अपने एफर्ट्स जो ज्यादा से ज्यादा वो कंफर्ट्स ऐड करने में लगा हुआ, अपने लिए आराम की चीजों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है वो आदमी। ये जो एफर्ट्स में वो लगा हुआ है, लाइफ के उस पोर्शन को वो देख ही नहीं पाया। ही हैज पेड नो हीड टू द पेन ही हैज बीन कॉजिंग टू हिमसेल्फ। वो उस दर्द को समझ ही नहीं पा रहा है जो दर्द वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, जो दर्द वो अपने लिए क्रिएट कर रहा है, जो दर्द अपने लिए वो बना रहा है, उसके बारे में तो वो सोच ही नहीं रहा है। और इसका बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने मैन गैदरिंग सॉल्ट के एग्जाम्पल से, कि जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं हैव नो टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द पेन दे आर कॉजिंग टू देयर हैंड्स, कि हाथ जगह जगह से उनके हाथ आप देखेंगे तो वो कट जाते हैं, फट जाते हैं, नमक इकट्ठा करते करते। उस दर्द और तकलीफ को भी वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो लगे हुए हैं, उनको उनका भी एक मैड रेस है। दे ऑल्सो वांट टू अचीव समथिंग। तो अपने हेक्टिक शेड्यूल से वो कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही निकलेंगे, और उस हेक्टिक शेड्यूल से निकलकर कितना हार्म, कितना नुकसान उन्होंने अपने आप को पहुंचा लिया है, कम से कम वो देखने का मौका मिलेगा। आगे कहते हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। फिर उन लोगों के तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमेशा युद्ध की तैयारी में ही लगे रहते हैं, कि व्हेन एवरीवन on the earth think of keeping quiet for some time and does not involve oneself in any activity। और उन सभी के लिए भी कह रहा है जो लोग किसी न किसी तरह के वॉर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वॉर की तैयारी करने वाला देश हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो जो डेडली वेपन की तैयारी करने में लगे हुए हैं, उसकी खोज करने में लगे हुए हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, चाहे वो गैस के द्वारा जो युद्ध लड़े जाएंगे, ऐसे गैस जो किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, आग से नुकसान पहुंचाया जाएगा। देखिए ऐसी जीत का फायदा क्या होगा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जीत तो हासिल हो जाएगी, इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन इसका है कि हम प्रकृति के विरुद्ध भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रकृति को हम बुरी तरह से नष्ट करते जा रहे हैं। वी आर कॉजिंग ए लॉट ऑफ हार्म्स टू नेचर। प्रकृति को हमने बिल्कुल ही ताक पे रख दिया है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। एक लड़ाई मैन अगेंस्ट नेचर की है, एक प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई जरूरी नहीं कि प्रकृति की लड़ाई, ये नहीं जरूरी है कि हम जो है सो उससे युद्ध कैसे कर रहे हैं, हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है वो हमारे नेचर को पॉल्यूट कर रहा है।
जो केमिकल और न्यूक्लियर वॉर वेपन्स जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? These things have brought us to the verge of extinction. ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अगर विश्व युद्ध हुआ, अगला विश्व युद्ध, तो शायद मानवता नष्ट हो जाएगी इस धरती पर से. There will be nothing like humanity on this earth. कुछ नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ. तो मनुष्य जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, अपने डेड एंड की ओर बढ़ रहा है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. मान लो कोई देश अगर वो युद्ध जीत ही जाएगा, लेकिन उस युद्ध को, उस जीत को एंजॉय करने के लिए देयर विल बी नो वन टू, मतलब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा. तो जब सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, उस युद्ध, उस जीत को एंजॉय करने के लिए लोग नहीं बचेंगे, तो उस जीत का फायदा क्या होगा? इसलिए कह रहा है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. कि the war which man is waging against nature will one day convert this living planet into a dead one. दूसरा एक्सप्रेशन ये भी है कि प्रकृति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज में आ जाएं. द वॉर मे बी अ विक्ट्री ऑफ मैन साइंटिफिक नॉलेज. हो सकता है वॉर जो है, वॉर में क्या है, साइंटिफिक, एक से एक साइंटिफिक हथियार सामने आ रहे हैं. युद्ध तो जीत जाएंगे, लेकिन सर्वाइवर ही कोई नहीं बचेगा. एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज के रूप में हम रहेंगे. There would be no survivors to celebrate that victory. तो what is the use of such type of victory? ऐसी जीत का फायदा क्या होगा? ऐसी विक्ट्री का फायदा क्या होगा? जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे, तो ऐसी जीत हम क्या करेंगे लेकर, जिस जीत को एंजॉय नहीं कर पाएगा लोग. तो आगे कह रहे हैं कि अगर वो सोच लेंगे, इन सब बातों की समझ उनको आ जाएगी. और इन सब बातों की समझ कब आएगी? जब वो इंट्रोस्पेक्शन के पीरियड में जाएंगे. जब वो इंट्रोस्पेक्शन और री इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तब उनको समझ में ये सच्चाई पता चलेगी. उनके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि भाई ऐसी युद्ध का क्या फायदा, जब कोई जीवित ही नहीं बचेगा. उस युद्ध के बाद की जो जीत है, उसको एंजॉय करने के लिए जब लोग ही नहीं बचेंगे, तो हम उस युद्ध को जीत कर क्या फायदा लेंगे. और जब ये समझ आ जाएगी ऐसे लोगों को, तब वो क्या करेंगे? वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स. अब क्लीन क्लॉथ्स पहनने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सफेद सफेद रंग के कपड़े पहन के बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र हो चुकी होगी, उनकी सोच पवित्र हो चुकी होगी. वो समझ जाएंगे कि हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी में फिर उनका दिमाग जो है सो इंडल्ज नहीं होगा. इनवार्डली दे विल बी प्योर फ्रॉम इनवार्ड. अंदर से वो अपने आप को प्योर कर लेंगे. एंड दस हॉल्ट देयर. और इस तरह से उनके दिमाग में जो भी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चल रही होगी, वो सब, all those destructive activities will come to stand still. ये सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज क्या हो जाएगी? अपने आप बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो क्लीन क्लॉथ्स पहनने का यहां पर मतलब ये है. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स. और अपने उन भाइयों के साथ. वो भाई कौन है उनके? सभी भाई हैं, चाहे इस देश के हों, दूसरे देश को हों, जिस देश से वो युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो सब तब समझ में आएगा कि वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स ही हैं. और 2000 ह्यूमन बीइंग्स, तो हम भी ह्यूमन बीइंग्स, वो भी ह्यूमन बीइंग्स. तो सबसे बड़ा रिश्ता तो यही हो जाता है. तो उस वॉर की सच्चाई को वो समझ पाएंगे, और तब उनके साथ वो मिलकर चलेंगे. यहां भी फिर से एक बार यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज है. वो कॉन्शियस हो जाएंगे यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में. उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो चुकी होगी कि वो युद्ध के बारे में फिर नहीं सोचेंगे. उनमें बौद्धिक क्षमता आ जाएगी, उनमें समझ विकसित हो जाएगी. उनकी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो है सो बंद हो जाएगी. दिस कैन प्रोवाइड अ हीलिंग टच टू. और ये एक प्रकार से देखा जाए तो मानवता के लिए एक हीलिंग टच होगा. आगे स्टेजा में कहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी. कहते हैं कि लाइफ का मतलब ये नहीं समझना चाहिए. मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम टोटल इनएक्टिविटी कह रहे हैं कि सब कुछ बंद हो जाए. कंप्लीट स्टैग्नेशन नहीं कह रहे हैं.
बिल्कुल भी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी अर्थ पे, हम ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। इसको मृत्यु से नहीं जोड़ना है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ का मतलब है लाइफ इज मींट टू लीव। लाइफ का मतलब है जीना। लाइफ इज मींट टू लीव। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलते रहने वाला प्रोसेस है। इसलिए इट इज ऑल अबाउट बीइंग अप एंड डूइंग। लाइफ कैन नॉट कम टू ए स्टैंड स्टिल। लाइफ कभी भी रुक नहीं सकती है, स्टैंड स्टिल में नहीं आ सकती है। इवन अंडर एनी सर्कमस्टांस, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो जाए, लाइफ कभी भी स्टैंड स्टिल नहीं हो सकता है, लाइफ कभी रुक नहीं सकती है। आगे कहते हैं आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ट्रक का मतलब यहाँ वो गाड़ी वाली ट्रक नहीं है। ट्रक का मतलब है लेना देना। यहाँ रिलेशनशिप में कहते हैं मेरे शब्दों का मतलब मेरे बताए हुए इनएक्टिविटी का मतलब मृत्यु से नहीं जोड़े। मेरे बताए हुए एक्टिविटी का मतलब लाइफ ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसा आप समझें। इसको डेथ से ना जोड़े। लेकिन हमारी जो एक्टिविटी है वो उसको डेड एंड तक ले जा रही है। उसकी समाप्ति कहीं कहीं ना कहीं मृत्यु से हो रही है। लेकिन जो पोएट समझा रहे हैं उसका मीनिंग टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ से नहीं है। आगे कहते हैं कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। कहते हैं कि दिमाग में हम जो एक ही बात सिंगल माइंडेड हो चुके हैं, सिंगल माइंडेड होकर हम एक ही तरफ बढ़े जा रहे हैं। वो एक तरफ क्या है? वो है हम मैकेनाइज्ड हो चुके हैं। हम अपने लाइफ को बिजी बना चुके हैं। हम सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस और एडवांसमेंट के बारे में सोचते हैं। हम फोकस्ड हो चुके हैं। हम अपने आप को कहाँ फोकस कर चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रोग्रेस करना है उस प्रोग्रेस की तरफ हम देख रहे हैं। तो ये जो हम फोकस्ड हो चुके हैं बिना सोचे हुए, प्रॉस एंड कॉन्स को समझना जरूरी है। वी मस्ट कीप इन माइंड द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एवरी मैटर। अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को हम तराजू के पलड़े पे तौलें, फिर हम कोई ना कोई निर्णय करें। प्रॉस एंड कॉन्स को समझना जरूरी है, लेकिन हम ये चीज नहीं कर रहे हैं। हम सिंगल माइंडेड होके हम कैसे किधर भाग रहे हैं? रेकलेस प्रोग्रेस की तरफ, एंड मूव्स अहेड विदाउट रिफ्लेक्टिंग ऑन द कंसिक्वेंसेस। हम प्रोग्रेस की बात तो सोच रहे हैं लेकिन कंसिक्वेंस की बात नहीं सोच रहे हैं कि हमें ये प्रोग्रेस कहां ले जाकर छोड़ देगा। हम अपने ही लाइफ के लिए डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं, बर्बादी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या हो चुके हैं? सो फोकस्ड टुवर्ड्स आवर प्रोग्रेसिव साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट। क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस है, एडवांसमेंट की तरफ हम करें, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि उसका कहाँ हमें कंसिक्वेंस क्या मिलेगा। सर सारे पार्टिसिपेंट बेटा सारे से छोड़ दो ना। तुमको कुछ समझ आ रहा है, तुम सोच रहे हो कुछ मिल रहा है तुम्हें, तो तुम रहो यस सर। बस। तो कोई बात नहीं, दूसरे से हमें क्या मतलब है? अगर उनकी समझ यही है, वो क्या करेंगे, क्या उनको मिलेगा बाद में, वो तो उनको पता चलेगा ना। आपको लग रहा है आपको कोई फायदा हो रहा है तो आप करें। अगर आप भी छोड़ देंगे तो भी मैं 40 मिनट्स तक कुछ ना कुछ बताता ही रहूंगा, अपना रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा। व्हाट दे आर गेटिंग दैट इज देयर बिजनेस। वो उनको सोचना चाहिए कि हमें क्यों नहीं जुड़ना चाहिए इस क्लास में। हम यहाँ पर गाना तो सुना नहीं रहे हैं, हम कोई फिल्म की कहानी तो सुना नहीं रहे हैं। हम तो उन्हें कोई कोई ना कोई उनके काम की ही चीज सुना रहे हैं। तो सिंगल माइंडेड होने का यहां पर यही मतलब है कि फोकसिंग टुवर्ड्स साइंटिफिक प्रोग्रेस और एडवांसमेंट। जो इस तरफ भागे जा रहे हैं उससे, इस ऐसे फोकस्ड होने से हमें बचना है। हमें अपने आप को इतना मैकेनाइज्ड नहीं कर लेना है। हम अपने लाइफ को मैकेनाइज्ड कर लिए हैं, मशीन की तरह हमने अपने लाइफ को बना लिया है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो प्रोग्रेस के नाम पर हमें ले कहा जा रहा है, डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर ले जा रहा है। तो हमें कंसिक्वेंस को भी समझना चाहिए। इस रैट रेस को कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। और वो कैसे रुकेगा? इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से। जब हम उसके अच्छाई और बुराई को समझ पाएंगे तब। आगे कहते हैं कि परहैप्स a huge silence might interrupt this sadness।
इस उदासी को अगर कोई चीज रोकेगा तो वो होगा एक बड़ी सी जो साइलेंस है। और वो बड़ी सी साइलेंस कब होगी? जब हम इंट्रोस्पेक्शन के पीरियड में जाएंगे, ठीक है ना? तो वो बड़ी सी साइलेंस होगी और वो तब हम समझ पाएंगे ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। अभी तक जो हमने नहीं समझा है अपने आप को, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और हम अपने आप को थ्रेटन कर रहे हैं। ये जो इंक्रीजिंग आर्म्स रेस है, ये आर्म्स का जो जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है, मेंस रैपिड एडवांसमेंट टुवर्ड्स प्रोग्रेस। और वो कब? एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति के कॉस्ट पर। प्रकृति की भी हमें कोई चिंता नहीं है। तो हम कहाँ आ चुके हैं? हम वी हैव कम ऑन द वर्ज ऑफ, ये लास्ट लाइन के देखिए इसको, कि एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। कि हमें ये भी समझ में नहीं आ रही है कि हम अपने आप को मृत्यु के करीब ले जा चुके हैं, एक्सटिंक्शन के करीब ले जा चुके हैं। ये हमारा सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, पूरे मानवता के नष्ट होने का खतरा है। और लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि परहैप्स द अर्थ, अगर हम चाहें तो अर्थ हमारे लिए एक बड़ी टीचर साबित हो सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। चूंकि ये पोएम जो लिखी गई है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे, कई ऐसे देश होते हैं जो ठंड के दिनों में लगता है जैसे बर्फ की एक चादर बिछ जाती है, ऐसा लगता है लाइफ खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है जब, तो उसको पोएट देख रहा है, एक समय ऐसा आता है जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो वो बर्फ छट जाता है और उसमें अंदर से फिर कुछ ऐसे पौधे निकलते हैं, अच्छे अच्छे पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं बेशक, लेकिन उसमें सुंदर सुंदर फूल लगे होते हैं। उसको पोएट ने एक बड़े अच्छे ढंग से देखकर और उसका एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश किया है कि अर्थ से अगर हम चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो जो पीरियड है उसका, जिसमें जो बर्फ की, आइस की एक परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, जब लगने लगता है कि सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, तब के लिए पोएट कहते हैं कि ये एक इंट्रोस्पेक्शन का वक्त होता है अर्थ के लिए। तो अर्थ से अगर हम चाहें तो शिक्षा ले सकते हैं। अर्थ हमें शिक्षा दे सकती है कि एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जिस समय में ये लगता है कि सब कुछ समाप्त सा हो गया है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, फिर बाद में लगता है कि अर्थ जो है अपने आप को जीवित साबित कर देती है। वही जब कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो है सो सामने आ जाती, तो लाइफ के लिए भी ये चीज लागू होता है कि लाइफ जो है एक इटर्नल ऑनगोइंग प्रोसेस है। मनुष्य जो है सो बर्थ और डेथ के साइकिल से बंधा हुआ है। न्यू लाइफ कब आएगी? न्यू लाइफ इज बिलीव्ड टू कम आफ्टर डेथ। डेड रिमेन्स से ही नए जीवन का निर्माण होता है। एक जब समाप्त होता है तभी नए का आगमन होता है। तो बर्थ और डेथ का तो साइकिल ये चलता ही रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला चक्र नहीं है। न्यू लाइफ इज बिलीव्ड टू राइज फ्रॉम द डेड रिमेन्स। तो जब वो इंट्रोस्पेक्शन का, अर्थ के भी इंट्रोस्पेक्शन का वक्त होता है, उसके बाद जब सारी बर्फ छट जाती है, तब क्या सामने आता है? एक नया जीवन सामने आता है, एक नई सोच सामने आती है और हमें फिर लगता है कि कुछ ना कुछ नया हमें मिला है। हम कुछ नया एमर्ज होता है अर्थ से, एक नई चीज सामने आती है उस डेड रिमेन्स से। हम इससे शिक्षा ले सकते हैं कि जब इंट्रोस्पेक्शन का वक्त आएगा तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ निर्माण होगा। हम अपने दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ 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 ऐसा चीज का निर्माण होगा जो नया होगा और जो शायद जिसमें बदलाव लाने की क्षमता होगी, जिसमें चेंज लाने की क्षमता होगी। कि जब सभी डिस्ट्रैक्शंस और डिस्ग्रेशंस जो है सो खत्म हो जाएंगे और अपने एक्सटेटिक मोमेंट में आदमी खो जाएगा। और उस पल उसके उसके दिमाग में जो चल रहा होगा, जब कुछ वो सोचेगा, कुछ निर्माणकारी कार्य होगा उसके अंदर, कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगा। जब वो उस पल से बाहर निकलेगा तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आ चुके होंगे। तब वो डिस्ट्रक्टिव आइडियाज के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कुछ ना कुछ नया करने के बारे में, कुछ नया बनाने के बारे में सोचेगा, और जो दैट विल बी इन द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। और निश्चित रूप से वो क्या होगा
ह्यूमैनिटी के बेनिफिट की चीजें होंगी। आगे पोएट कहते हैं कि लास्ट में कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पोएट को अब लगता है कि जो मेरा कार्य था, जो मेरा दायित्व था, जो मेरी ड्यूटी थी, शायद मैंने पूरी कर दी। जो समझाना पोएट चाहते थे वो शायद उन्होंने समझा दिया। जो शिक्षा देना था, पोएट का काम क्या है? पोएट या जो टीचर होते हैं, उनका काम क्या होता है? जो उनके पास शिक्षा है वो शिक्षा को बांटना, जो उनके पास जो समझ है उस समझ को लोगों के सामने रख देना। तो पोएट भी कहते हैं कि मेरे समझ में जो बात आई है, जो मुझे अच्छा लगा है, मैंने आपको समझा दिया कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12, कि अब मैं 12 तक गिनती करूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। मेरा काम समाप्त हो चुका है, मैं जा रहा हूं और आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन के पीरियड में ले आइए। आप चुप हो जाइए, टू कीप क्वाइट एंड एक्सपीरियंस कीजिए, उस एक्सटेटिक मोमेंट को एक्सपीरियंस कीजिए, जो साइलेंस का एक्सटेटिक मोमेंट है, विच क्रिएट रिजुवनेशन, और जो रिजुवनेशन लाएगा। रिजुवनेशन का मतलब होता है नया निर्माण। रिजुवनेशन लाएगा, थॉट्स का, विचारों का नया निर्माण होगा। माइंडसेट आपका जो है सो ट्रांजिट हो चुका रहेगा, बदल चुका होगा, कुछ ना कुछ अच्छे बदलाव आ चुके होंगे। और ऐसा कहकर द पोएट क्वाइटली डिपार्ट्स फ्रॉम देयर, वो चुपचाप वहां से डिपार्ट हो जाना चाहते हैं, वो चुपचाप उस जगह से अपने आप को हटा लेना चाहते हैं, निकाल के ले जाना चाहते हैं वहां से। क्वाइटली डिपार्ट्स लीविंग द मेडिटेटर इन दिस एक्सोटिक मोमेंट। और जिस चीज को, जिस पल को उन्होंने एक्सोटिक मोमेंट कहा था, उस एक्सोटिक मोमेंट में पोएट ले आना चाह रहे हैं सबको, मेडिटेटर को। और मेडिटेशन के बाद जो है वो सब कुछ फिर एक्सोटिक मोमेंट जो है होगा मेडिटेटर का, उसमें ले आना चाहते हैं। तो लास्ट में पोएट अपनी जो उत्तरदायित्व है, अपनी जो ड्यूटी है, उसको पूरे करके वो निकलना चाह रहे हैं, और क्योंकि उनका काम अब समाप्त हो चुका है। अब है कि हमारे ऊपर, जो रीडर्स हैं, उसके ऊपर ये बात आती है कि वो कहां तक इस चीज को पूरा करते हैं।